चलो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर जो कि है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में आप कहते हो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में लास्ट में एनसीईआरटी 5.6 में एक टॉपिक दे रखा है जिसे आप कहते हो जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर आज हम समझेंगे जो कि है आपका अनुवांशिक विकार। इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुवांशिक विकार। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अनुवांशिक विकार क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो, अनुवांशिक विकार की अगर मैं बात करूं तो अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, दीज डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम्स और डीएनए। ठीक है, यानी वह विकार जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है और इस विकार में डीएनए अथवा गुणसूत्र में कोई असहजता होती है, यानी डीएनए अथवा गुणसूत्र में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। ठीक है, ये डीएनए अथवा गुणसूत्र क्या होते हैं ये मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। और थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ चीजों का इंट्रोडक्शन आज दूंगी ही, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन दिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जेनेटिक ऐसी चीज है थोड़ा सा उसमें समझना पड़ता है हमें। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार से। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसा विकार जो हमें माता पिता से मिलता हो और जिसमें हमें डीएनए अथवा गुणसूत्र में कोई असहजता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये विकार होता है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। आपके चैप्टर नंबर 5 में, ये चैप्टर नाम है आपका, और इसमें एनसीईआरटी 5.6 में जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार के बारे में दे रखा है। ठीक है, देखो, दो तरह के अनुवांशिक विकार होते हैं। पहला आपका है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसे आप मेंडलीय विकार कहते हो, जो कि एनसीईआरटी 5.6.2 में दे रखा है। दूसरा है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसे आप क्रोमोसोमीय विकार कहते हो। यह आपका एनसीईआरटी 5.6.3 में दे रखा है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं आप देखो, सबसे पहले हेडिंग डालना जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन लिख लेना। फिर लिखना कि अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं। अनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं, पहला है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर एकल जीन के रूपांतरण अथवा उत्परिवर्तन से होने वाला विकार है। ठीक है, मैं इसे पूरा लिख देती हूँ, उत्परिवर्तन से होने वाला विकार, जिसे आप इंग्लिश में कहोगे, इसे आप इंग्लिश में कहोगे इट इज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रही हूं। ठीक है, देखो, दूसरा अगर मैं आपसे कहूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में लिख सकते हो आप इट इज ड्यू टू द एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी यह विकार क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जिसे आप कहते हो, क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता अथवा असमान
विन्यास से होता है, से होता है। चलो समझते हैं ये क्या लिखा है। ठीक है, देखो मैंने कहा जो आपके गुणसूत्र आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये दो होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन। ये एकल जीन के रूपांतरण उत्परिवर्तन से होने वाला विकार है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? इट इज ड्यू टू एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यह विकार क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता अथवा असमान विन्यास से होता है। अब समझते हैं ये चीज लिखा क्या है, अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रूपांतरण क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो एक एक करके इन बातों को हम समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका होती है, ये क्या है? सेल है, जिसे आप कह सकते हो कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है गुणसूत्र, जिसे आप कहते हो क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ पहले ये क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में होता है, बाद में क्रोमोसोम बनता है, वो अलग बात है। वो मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया है, बायोटेक्नोलॉजी के पहले लेक्चर में। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल जाननी है तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर आप जरूर देखो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको बायोटेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम। गुणसूत्र आपको कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डीएनए ऐसे होता है, ऐसे डीएनए अरेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका पिंक कलर का क्या दिख रहा है? डीएनए। और डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाए उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाए उसे हम जीन कहते हैं, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार मैंने आपको याद दिला दिया कि गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है और जीन क्या है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, तो अच्छा, अब आपको क्रोमोसोम समझ में आ गया, गुणसूत्र समझ में आ गया, जीन समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी कि आपका म्यूटेशन क्या होता है। मैं यहां पे आपको समझाती हूं। म्यूटेशन को हिंदी में हम कहते हैं उत्परिवर्तन। यानी अगर डीएनए में अचानक कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम कहते हैं, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी म्यूटेशन इज सडन चेंज इन डीएनए। डीएनए में अचानक आने वाले किसी परिवर्तन को हम कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और दूसरी बात होती है अल्टरेशन। एक और शब्द का मैंने प्रयोग किया था जिसे हम कहते हैं अल्टरेशन। ठीक है, वो मैं यहां समझा देती हूं। अल्टरेशन मतलब होता है सिंपली बदलाव। ठीक है, बदलाव किसी भी वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से या किसी भी वजह से बदलाव आ गया तो उसे हम अल्टरेशन कह देते हैं साधारण भाषा में। तो अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी आपके लिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर, इट इज ड्यू टू अल्टरेशन यानी बदलाव, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन अचानक से आने वाला कोई बदलाव, ऑफ अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। यानी इसमें पूरा जो क्रोमोसोम है उसमें नहीं बदलाव आएगा, केवल एक जीन में आ जाएगा। जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, उस डीएनए का कुछ भाग आपका जीन था, केवल उस एक जीन में बदलाव आएगा तो हम उसे कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर।
अगर पूरे क्रोमोसोम में कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, पूरे क्रोमोसोम में कोई बदलाव आएगा तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक जीन में कोई बदलाव आएगा तो उसे हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी मेंडलीय विकार। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम में कैसे आएगा, इसमें कैसे आएगा, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मैंने आपको सीधा सा बता दिया, मैं फिर से लिख देती हूं यहां पे आपके लिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि मेंडेलियन, आप इसे क्या कहोगे, मेंडेलियन विकार, यानी सिंगल जीन में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ठीक है, सिंगल जीन में, एक जीन में आया है तो उसे हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन विकार। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हमें देखने हैं। पहला एग्जाम्पल देखना है हमें कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में आप कहते हो वर्णांधता, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका हीमोफीलिया, जिसे हिंदी में भी आप हीमोफीलिया ही कहते हो, हीमोफीलिया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। आपको ये भी याद रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और लिखनी है ना। तीसरा है आपका सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जिसे हम कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। चौथा है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसे हिंदी में भी आप कहते हो फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसको हिंदी में भी सिस्टिक फाइब्रोसिस ही कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर है आपका लास्ट जो कि है थैलासीमिया। ठीक है, जिसे आप हिंदी में भी थैलेसीमिया ही कहते हो। ठीक है, तो मेंडेलियन विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर इतने तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें याद रखने हैं। इसका सिर्फ हमें नाम याद रखना है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये एक तरह का मेंडेलियन विकार है। ठीक है, तो देखो, हमको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी पांचों हमें डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक लेक्चर में आपको ये पांचों धीरे धीरे बता दूंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपको आगे आने वाले लेक्चरों में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर हैं क्या क्या, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब एक जीन में कोई उत्परिवर्तन आया है तो उसे आप मेंडेलियन डिसऑर्डर कहोगे। ये आपके टोटल 6 तरह के हमें पढ़ने हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो कि वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया ही कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलासीमिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, जो कि हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो कि हमारा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये तो आपका पहला प्रकार था, जेनेटिक डिसऑर्डर का पहला टाइप था, जो कि आपका मेंडेलियन विकार था, मेंडेलियन डिसऑर्डर था। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका जो दूसरा है वो आपका क्या है, वो आपका है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि क्रोमोसोमीय विकार। इसको मैं हिंदी लिखवा चुकी हूं तो मैं दोबारा नहीं लिखवा रही, है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोमल विकार, ये 2 तरह के होते हैं। इस विकार में फर्दर मैं अगर डिवाइड करूं तो ये 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है एनियोप्लॉइडी
और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी यानी कि जिसे हिंदी में आप कहते हो असुगुणिता, असुगुणिता, और दूसरे को आप कहते हो बहुगुणिता, बहुगुणिता। ठीक है, असुगुणिता और बहुगुणिता। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सेल डिवीजन वाला पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार आपका डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको सेल डिवीजन समझा करके इसे समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आपकी नोट्स भी अच्छे से बनती रहें। तो देखो ये क्या है, एनियोप्लॉइडी मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरा ये जो आपका पॉलीप्लॉइडी है, लिखोगे इट इज ड्यू टू लैक ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूं मैं, यह गुणसूत्र की कमी अथवा अधिकता से होता है, अधिकता से होता है। ठीक है, अनुपस्थिति या अधिकता से होता है, जो अभी हमने देखा था। ये वाला अगर मैं बात करूं, यह कोशिका द्रव्य विभाजन न हो पाने की वजह से होता है, वजह से होता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो पाए इस वजह से होता है। और एनियोप्लॉइडी जो है उसमें क्या होती है, गुणसूत्र की कमी अथवा अधिकता हो जाती है। एक गुणसूत्र की, यह एक गुणसूत्र की कमी अथवा अधिकता से होता है, गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र की कमी अथवा अधिकता को हम कहते हैं अगुणिता। और पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है कि, अच्छा पॉलीप्लॉइडी का मतलब मैंने नहीं बताया, इसकी वजह बता दी, ये होता क्यों है। पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले मैं आपको लिख देती हूं इस चीज को। इन दिस वी गेट वन एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम, one additional set of chromosome। ठीक है, इसमें हमें एक क्रोमोसोम का सेट अधिक मिलता है, अधिक मिलता है। अब क्रोमोसोम का सेट क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। इसमें एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता होती है, इसे हम कहते हैं असुगुणिता या एनियोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में कई सारे गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ये कैसे होती है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे इसको। और पॉलीप्लॉइडी याद रखना, ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, ये केवल पौधों में होती है, ये ह्यूमन में नहीं होती है। पॉलीप्लॉइडी यानी कि बहुगुणिता केवल और केवल प्लांट में होती है, और ए गुणिता हम लोग में पाई जाती है। ठीक है, ए गुणिता को भी आप दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हो, दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हो। ठीक है, पहला आपका हो सकता है, पहला आप लिख सकते हो ट्राइप्लॉइडी, जिसे आप कहते हो त्रिसूत्रता, त्रिसूत्रता। और दूसरा है आपका मोनोप्लॉइडी, नहीं नल्ली सोमी आप इसे कह सकते हो, नल्ली सोमी। इसमें आप कहोगे शून्य सूत्रता, सूत्रता। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है ना गेन और लॉस, तो इसमें क्या होगा, गेन यानी अधिकता की वजह से होता है, ये अधिकता की वजह से, एक क्रोमोसोम की अधिकता की वजह से। इसमें क्या होगा, लॉस की वजह से यानी कमी की वजह से। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपके लिए रिवाइज कर देती हूं।
जो आपका एनियोप्लॉइडी या असुगुणिता है, उसमें क्या होता है, या तो क्रोमोसोम का गेन होता है, एक क्रोमोसोम अधिक हो जाएगा या एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम अधिक होगा तो उसे हम कहते हैं त्रिसूत्रता यानी ट्राइप्लॉइडी। एक क्रोमोसोम की कमी होगी तो उसे हम कहते हैं नल्लीसोमी या शून्य सूत्रता। ठीक है, और इस पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, कई सारे क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, बहुगुणिता आप इसे कहते हो। ठीक है, इसमें कई सारे क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी और ये किसमें होता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब इसे ये सूत्रता क्या है, त्रिसूत्रता क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको सेल पढ़ाना पड़ेगा, सेल का डिवीजन का पार्ट पढ़ाना पड़ेगा, तो उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा सेल डिवीजन समझ लेते हैं ताकि हमको पूरी तरह से ये डिजीज समझ में आ जाए। मान लो ये क्या है, ये एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, यानी कि एक क्या है, कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक, या जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो। बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियस कहते हो आप इसे। ठीक है, एक मानव के सेल में, ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र, ये गुणसूत्र अकेले अकेले नहीं होते हैं, 23 के जोड़े में होते हैं, 23 पेयर होते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे मान लो एक जोड़ा ऐसा दिखाएगा आपको। ठीक है, एक जोड़ा ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, फिर एक जोड़ा आपको दूसरे कलर से मैं दिखा रही हूं, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये जोड़ों में होते हैं। ये कैसे होते हैं, 23 के 23 जोड़े में होते हैं। ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे कितने जोड़े होंगे, 23 जोड़े होंगे। आपकी एक कोशिका में 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन 23 जोड़ों में, ठीक है, 23 जोड़ों में क्या होता है, आपके 22 प्लस XX होता है। किसमें होगा, ये फीमेल में होगा, यानी कि महिलाओं में 22 प्लस XX क्रोमोसोम होता है, और पुरुषों में यानी कि मेल में क्या होता है, 22 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। ये किस में होता है, मेल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये जो 22 आपको दिख रहे हैं, ये 22, इन 22 को हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम यानी इसे कहते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो आपका XY या XX दिख रहा है, इसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, या हिंदी में आप इसी को कहते हो लिंग गुणसूत्र। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, लिंग गुणसूत्र कहते हो। तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि एक कोशिका में कितने पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर हैं, यानी 23 जोड़े प्रेजेंट हैं। 23 में से 22 जो होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम। ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में समान होते हैं। लेकिन महिलाओं में जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX, पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम होता है XY। ठीक है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम होगा XY। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए जब हम ये डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको कहीं साइड में नोट भी कर सकते हो, जब भी आप डिसऑर्डर पढ़ रहे हो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ऐसे कितने प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर, 23 जोड़े ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जब किसी कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाएं, तो ऐसी कोशिका को डिप्लॉइड सेल कहते हैं। डिप्लॉइड सेल, या फिर कह सकते हो आप द्विगुणित कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जब किसी कोशिका में
ठीक है, कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाए, यानी यहाँ कितने हैं, 23 जोड़े हैं। जब जोड़े में मिले तो आप उसे क्या कहोगे, डिप्लॉइड सेल कहोगे। ठीक है, जब जोड़े में ना मिले, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूं, जब किसी कोशिका में, किसी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी, किसी कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में ना मिले तो उसे हैप्लॉइड सेल यानी कि अगुणित कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल यानी कि द्विगुणित। जिसमें कोशिका जोड़े में हो यानी 23 जोड़ा हो उसे हम कहेंगे द्विगुणित। जिसमें खाली 23 हो यानी कि जोड़े में ना हो यानी खाली 23 हो उसे हम कहते हैं अगुणित कोशिका यानी कि हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो ये आपकी साधारण सी बातें हो गई। ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन बातों का बहुत काम आएगा। तो आप कहीं किनारे हमेशा लिख लेना कि काई गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ऐसे बना के आप लिख लेना। फिर लिखना डिप्लॉइड सेल क्या होता है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से लिख लेना, आपको ये पूरा चैप्टर समझने में बहुत आसानी देगा। ठीक है, अच्छा अब एक और बात देखो। अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये डिप्लॉइड सेल कौन कौन सी सेल होती है? हमारे शरीर की हर एक कोशिका डिप्लॉइड होती है, केवल स्पर्म यानी कि शुक्राणु और ओवम को छोड़कर सभी कोशिकाएं स्पर्म और ओवम को छोड़कर क्या होती हैं? वो सारी की सारी क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। ठीक है, और इसमें आप लिख लेना केवल स्पर्म या ओवम ही क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। बाकी शरीर की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी, अब समझो। अब आपको बातें पूरी समझ में आ जाएंगी। देखो, क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए था? जोड़े में होना चाहिए था किसी कोशिका में। लगभग हर कोशिका में कैसा है? जोड़े में। हम स्पर्म या ओवम की बात नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी सारी कोशिकाओं में स्पर्म कैसा होता है? जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, स्पर्म कैसा पाया जाता है? जोड़े में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। सारे गुणसूत्र क्या होना चाहिए थे? जोड़े में होना चाहिए थे। लेकिन मान लो किसी एक गुणसूत्र के मान लो इस वाले जोड़े में से एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई, यानी कि गेन हो गया, तो ये कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो त्रिसूत्रता। ठीक है, यानी इसी को आप कहते हो ट्रिप्लॉइड। हमारी कोशिका में कितने क्रोमोसोम थे? पहले थे 23 पेयर, या टोटल कह दूं तो 46 क्रोमोसोम थे, है ना? इतने थे। लेकिन एक की अधिकता हो गई तो अब कितने क्रोमोसोम होंगे? 47 हो जाएंगे। 46 + 1 47, क्योंकि एक की क्या हो गई है? अधिकता हो गई है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते थे? इसी को हम ट्रिप्लॉइडी कहते थे। थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था ना त्रिगुणिता, ठीक है, उसी को हम क्या कहते थे? ट्रिप्लॉइड कहते थे। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एनियोप्लॉइडी में जब एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है तो उसी को हम त्रिसूत्रता कह देते हैं या ट्रिप्लॉइडी कह देते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, आप यहाँ पे ट्रिप्लॉइडी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए था 23 पेयर, लेकिन एक क्रोमोसोम की अधिकता हो गई तो उसे क्या कहते हैं? त्रिसूत्रता। और कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो गई, मान लो इसी क्रोमोसोम की क्या हो गई? एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। क्या हो गई? एक क्रोमोसोम की कमी हो गई, यानी कि लॉस हो गया, तो आपको एक ही क्रोमोसोम नजर आएगा इस वाले का। पहले टोटल 23 पेयर थे यानी 46 क्रोमोसोम थे, तो अब बताओ कितने बचेंगे? अब बचेंगे 45।
क्योंकि 46 में से क्या हो गए, एक कमी हो गई। अगर एक कमी होती है तो उसे आप कहते हो शून्य सूत्रता। शून्य सूत्रता, सूत्रता यानी कि नल्ली सोमी। सूत्रता मतलब होता है जोड़ा। क्या ये जोड़े में है? नहीं, शून्य का जोड़ा है, यानी कि एक भी जोड़ा नहीं है इसका, तो इसे आप कहते हो शून्य सूत्रता। त्रिसूत्रता मतलब जोड़े में है प्लस 3 नजर आ रहे हैं, जोड़े के बाद भी एक एक्स्ट्रा है, 3 नजर आ रहा है, इसलिए त्रिसूत्रता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये आपका ट्रिप्लॉइड और नल्ली सोमी हो गया। इन्हीं दोनों को मिला करके हम कह देते हैं एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी यानी कि असुगुणिता, असुगुणिता यानी कि जितनी गुणिता होनी चाहिए थी वो सही नहीं है। मतलब सही नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। या तो एक अधिक हो गया है या तो एक कम हो गया है। अधिक होगा तो टोटल 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे, कमी होगी तो टोटल 45 क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब आपको बात समझ में आई? तो आपने जहां ये चीजें लिखी थी इस वाले में ट्रिप्लॉइडी में आप एक और बात लिख देना कि टोटल 45 गुणसूत्र रहेंगे, टोटल 47 गुणसूत्र रहेंगे, 47 गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। और इसमें कितने हो जाते हैं? इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये चीजें वहां पे आप नोट कर लेना। बात समझ में आई? तो आपको अब ये एनियोप्लॉइडी तो पूरी समझ में आ गई होगी। एनियोप्लॉइडी क्या है ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर समझ लेते हो ना तो आने वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी है। चलो ये बात हो गई। अब पॉलीप्लॉइडी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी क्या थी? पॉलीप्लॉइडी समझने के लिए हमको थोड़ा सा सेल डिवीजन समझना पड़ेगा। ठीक है, सेल डिवीजन। कोशिका, जब कोई कोशिका होती है इसका डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब विभाजन होता है। ठीक है, डिवीजन मतलब क्या होता है? विभाजन होता है। तो विभाजन 4 चरणों में होता है। ठीक है, जो भी आपके विभाजन होते हैं वो 4 चरणों में होते हैं। एक होता है आपका, पहला चरण होता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज जिसे आप कहते हो पूर्वावस्था। पूर्वावस्था, ठीक है। दूसरा होता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज जिसे आप कहते हो मध्यावस्था। मध्यावस्था, ठीक है। तीसरा होता है आपका एनाफेज जिसे आप कहते हो पश्चावस्था। उसके बाद होता है टीलोफेज। टीलोफेज जिसे आप कहते हो अंत्यावस्था। अंत्यावस्था, ठीक है, अंत्यावस्था। तो ऐसे चरण होते हैं। और लास्ट में क्या हो जाती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। विभाजन, ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी ये कहलाती है आपकी एम फेज। इसके पहले कुछ होता है, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज यानी कि तैयारी वाला अवस्था। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तैयारी वाला अवस्था। तैयारी वाले अवस्था में एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है एस, तीसरा होता है G2 फेज। इसमें क्या होती है? कोशिका तैयारी करती है कि वो विभाजन कर सके। एस फेज में वो क्या करती है? एस फेज में वो अपने गुणसूत्र की मात्रा डबल करती है। ठीक है, गुणसूत्र की मात्रा क्या करती है? डबल करती है। किसमें? एस फेज में। तो देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र इस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे ही एस फेज आएगा, एस फेज, ठीक है, एस फेज जिसे हिंदी में कहते हैं संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं इसे, प्रावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? एक ही गुणसूत्र रहेगा लेकिन उसके ऐसे 2 इसके पंख बन जाएंगे। देखो, एक था, एक से क्या हो गए? 2 बन गए। लेकिन इसकी संख्या गिनोगे तो यह भी 1 है, यह भी 1 है। ठीक है, इसके खाली ये पंखुड़ियां इसकी 2 हो गई हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया है? ये डबल हो गया है एक्चुअल में। ये एक्चुअल में क्या हो गया? डबल हो गया है। ऐसा किस में होता है? एस फेज में। यानी पहले एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा था, अब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा है।
याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पेयर बताए थे कि पेयर ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसे टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ये मुझे दूसरे कलर से बनाना था, सॉरी। ऐसे टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। तो एस फेज के बाद ये क्या हो जाते हैं? कुछ इस तरह से नजर आने लगते हैं। ठीक है, एस फेज के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद G2 फेज आएगा, प्रो फेज आएगा, मेटा फेज आएगा। एना फेज में क्या होता है? देखो, एना फेज की बात करती हूँ। इस वाले फेज में मैं आपको पूरा तो नहीं समझाने वाली, क्योंकि ये आपका क्लास 11th का पार्ट है, लेकिन आपको यहां समझने में मदद करेगा। देखो यहां पे, अच्छा, जब पेयर में क्रोमोसोम रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? द्विगुणिता कहते हैं, है ना? द्विगुणिता कहते हैं। हर एक क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है, तो हम उसे द्विगुणिता कहते थे। अभी अभी हमने समझा। मेटाफेज में क्या होता है? ये बीच से क्रोमोसोम अलग, यहां से मतलब ऐसे क्रोमोसोम क्या होता है? अलग होने लगते हैं। रुको बता रही हूं मैं। देखो क्या होगा, मान लो ये दोनों जोड़े थे, ये क्या होंगे? ऐसे, इसके दोनों ये पंखुड़ियां अलग होने लगेंगी। ठीक है, इसकी दोनों पंखुड़ियां क्या होंगी? अलग होने लगेंगी। ऐसे ही सारे क्रोमोसोम का होगा। सारे क्रोमोसोम की दोनों पंखुड़ियां क्या होंगी? ऐसे अलग होने लगेंगी। दोनों पंखुड़ियां, जो भी ये दोनों पंखुड़ियां थी अलग होने, मैंने इसको नहीं दिखाया है, जगह नहीं थी। इसकी दोनों पंखुड़ियां क्या होती हैं? अलग होने लगती हैं। ठीक है, इसकी दोनों पंखुड़ियां क्या हुई? अलग होने लगी। अब इसी अवस्था में मान लो ये रुक गया। अब क्या हो गया? अब क्रोमोसोम देखो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम के कितने थे? 2 थे, तो हम इसे द्विगुणिता कहते थे। अब इसी के देखो 1 2 3 4 दिख रहे हैं। ये इसकी गिनती कर रहे थे तो आपको 2 दिख रहे थे, लेकिन क्योंकि ये अलग हो चुके हैं तो अब आप गिनती करोगे तो आपको 4 नजर आएंगे। यानी ये अब द्विगुणिता नहीं रह गए हैं। इसे हम क्या कहेंगे? अब बहुगुणिता कहेंगे। बहुगुणिता। इसी समय कोशिका का अगर विभाजन हो गया तो ये एक कोशिका बन जाएगी, ये दूसरी, तब तो खुश हो जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मान लो कोशिका द्रव्य विभाजन रुक गया, इसी जगह पे रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगुणिता से बहुगुणिता हो गया। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड से क्या हो गया? पॉलीप्लॉइड हो गया, जो कि हम नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन मान लो किसी वजह से ऐसा हो गया तो ये क्या है? इसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, इसी कंडीशन को कि साइटोकाइनेसिस ना हो पाए और इसी स्टेज पे रुक जाए तो द्विगुणिता से क्या हो जाता है? बहुगुणिता। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसी को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, यानी बहुगुणिता। मैंने आपको लिखवाया था, यह कोशिका द्रव्य विभाजन ना होने की वजह से होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको गिनती करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम था, क्योंकि ये जुड़े हुए थे तो आप इसको एक ही मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद इसे आप 1 कहोगे, इसे 2 कहोगे, इसे 3 कहोगे, एक 4 कहोगे, यानी एक ही तरह के गुणसूत्र के 4 आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 मिल रहे हैं, यानी कि 2 से ज्यादा है तो आप उसे कह देते हो बहुगुणिता। बात समझ में आ रही है? यानी कि देखो सारे जितने 23 पेयर होंगे, 23 का डबल हो गया है। ठीक है, पहले कितने होते थे? 23 पेयर, यानी कि 46 होते थे। 46, अब 46 का 2 गुना हो जाएंगे। 46 का 2 गुना हो जाएंगे, यानी 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 1 9, 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है। किसमें होता है? पौधों में होता है, प्लांट में होता है। तो उनमें जितने क्रोमोसोम होंगे उसके क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं हम बहुगुणिता। बात समझ में आई? मैं आपको शॉर्ट में एक रिवीजन समझा देती हूं, मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, देखो देखो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं हमने क्या समझा आज। हमने समझा कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ये लास्ट में आप समझ के जाओ। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा होता है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोमल विकार। ठीक है, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? एक जीन में परिवर्तन, एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन की वजह से होता है। ये एक या अधिक क्रोमोसोम में चेंजेस, परिवर्तन की वजह से होता है।
की वजह से होता है, ठीक है, से होता है। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें हमने पढ़ी और हमने पढ़ा क्या, और हमने देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर टोटल 6 तरह के होते हैं। 6 तरह मैंने आपको बता दिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैंने कहा 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका एनियोप्लॉइडी, दूसरा होता है आपका पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, एक की कमी हो जाती है या एक की अधिकता हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, कई सारे क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, यानी गुणिता ही चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें बहुगुणिता हो जाती है। ये केवल किस में होता है, प्लांट्स में होता है, तो हमें इसे नहीं पढ़ना है। ये वाला हम लोगों में होता है तो हमें इसे पढ़ना है। इसका भी 2 प्रकार था, हमने पढ़ा था। पहला था आपका नल्लीसोमी, जिसे आप कहते हो शून्य सूत्रता। तीसरा था ट्राइसोमी, जिसे आप कहते हो त्रिसूत्रता, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो नल्लीसोमी का एग्जाम्पल है, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में नल्लीसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, ये आपके नल्लीसोमी का एग्जाम्पल है। ट्राइसोमी के आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसे हिंदी में भी आप क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ही कहते हो, ठीक है। तो हिंदी में भी आप क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम लिख लेना, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इसे देखेंगे। और दूसरा है आपका डाउन सिंड्रोम, इसे हिंदी में भी डाउन सिंड्रोम ही कहते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके किसके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, जो हमें पढ़ने हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, जिसमें टर्नर सिंड्रोम नल्लीसोमी का एग्जाम्पल है और क्लाइनेफेल्टर और डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। पॉलीप्लॉइडी हमें नहीं पढ़नी है, बस हमें समझना था होता क्या है और किस में होता है, पौधों में होता है। मेंडेलियन के 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखेंगे। कल हम मेंडेलियन डिसऑर्डर देखेंगे, उसके एग्जाम्पल जो हमने 6 एग्जाम्पल देखे थे ना, देखो ये थे मेंडेलियन डिसऑर्डर के 6 एग्जाम्पल। इस 6 में से हम 1, 2, 3 ये तीनों के बारे में कल पढ़ेंगे, बाकी दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो 3-4 लेक्चर लगेंगे इसे खत्म करने में। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं, कल हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।